मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। थोड़ा सा इस मुद्दे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दरअसल में क्या हुआ था 2003 के अंदर ना, एक स्पेशल मैकेनिज्म हमने यहाँ पे बनाया जिसका नाम है SRM, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को बनाने का पर्पस ये था कि भारत और चाइना के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, मतलब 3488 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्प्यूट है, उसको कैसे आपस में मिलकर हम यहाँ पर इसको सुलझा पाएं। तो आप नोटिस कर पाओगे ये दरअसल में 1979 के अंदर, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, उस समय उन्होंने ये चीज़ सोची थी, उन्होंने सजेस्ट करी थी। फिर आगे जाके 2003 के अंदर यहाँ पर ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म यहाँ पर फाइनली फोर्स में आता है। अब पिछले आप नोटिस कर पाओगे लगभग 20 साल के अंदर 22 बार इस तरह के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म्स हमें देखने को मिल गए हैं, जिसके माध्यम से आपस में बार बार डिस्कशंस हुआ है कंट्रीज के बीच में। पर 2019 के बाद ये चीज हो नहीं पाई थी, एंड अब 5 साल के गैप के बाद यहाँ पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म यहाँ पे इसके माध्यम से बातचीत हुई है, जिसका आउटकम भी काफी अच्छा आया है। दरअसल में ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म है, ये 3 स्टेप फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर काम करता है कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमारे सामने होने चाहिए, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जाए, एंड उसके हिसाब से जो बाउंड्री है ना उसको हम डिलिनेट एंड डिमार्केट करें, ये यहाँ पर फोकस रहता है। तो अभी हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल जी, इन्होंने यहाँ पर बातचीत करी है, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर टॉक्स के बाद ना बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल्स दोनों कंट्रीज की तरफ से देखने को मिले। जैसे दोनों कंट्रीज की तरफ से यहाँ पे बात करी गई कि किस तरह से आपस में जो पीस है उसको, शांति को कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, किस तरह से LAC के ऊपर डिसंगेजमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी मानसरोवर यात्रा होती है, जो कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज होती है इंडिया से तिब्बत के बीच में, तो उसको भी बहुत जल्दी यहाँ पे ओपन अप किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना भारत की तरफ से, उन्होंने चाइना के ज्यादातर पॉइंट्स के साथ अग्री किया है, एंड साथ ही साथ हमारे जो आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि भारत चाहता है कि चाइना के साथ आने वाले समय के अंदर जो कम्युनिकेशन है और जो रिश्ते हैं और बेहतर बनाए। एंड सेम चीज यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, उन्होंने भी यही बात यहाँ पे बताई है। तो यानी कि कहने का पॉइंट सिंपली ये है कि भारत और चाइना के रिश्ते आने वाले समय में बेहतर ही होते रहेंगे। दोनों देशों ने ये भी माना कि दोनों काफी एंशियंट सिविलाइजेशन है, ग्लोबल पावर्स बनने जा रही हैं, तो आने वाले समय के अंदर अगर दोनों देश कोलैबोरेट करके काम करेंगे, इससे दोनों देशों को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा पहला मुद्दा, इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के बारे में। दोस्तों, डेट है आज की 19 दिसंबर 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज मिरर माइक्रोब को समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है मिरर माइक्रोब का। देखो, कभी आप लोगों ने अपने आप को शीशे में देखा है? मिरर में जब भी आप देखते हो ना, चीजें बदल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लेफ्ट हैंड होता है तो शीशे में वो राइट हैंड दिखने लग जाता है ना? कभी ट्राई करना, अलग अलग चीजें दिखती हैं। अगर मान लो आप कोई एक्टिविटी अपने हाथ से राइट हैंड से कर रहे हो ना, तो शीशे में जब मिरर में आप उसको देखोगे, आपको लगेगा यार मैं तो लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ, है कि नहीं? ये होता है क्या? ये होता है मिरर इमेज। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, जैसे आपका ये लेफ्ट हैंड था, आपने उसकी राइट हैंड की इमेज देखी मिरर के अंदर। मुझे बताओ, क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या ये सेम है? नहीं। अगर आप इसको एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करोगे ना, मतलब इस राइट हैंड को उठाओ, इसके ऊपर प्लेस करने की कोशिश करो, क्या वो सेम दिखेगा? नहीं। देखो क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि थंब यहां पर है, ये अलग है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। जब भी आपका लेफ्ट और राइट इस तरह से सुपर इम्पोज नहीं होते ना, उनको हम बोलते हैं काइरल ऑब्जेक्ट्स। वेयर एज अगर जैसे ये बॉटल थी, ये बॉटल का लेफ्ट जैसा है, इसका मिरर इमेज बिल्कुल वैसा एग्जैक्टली सेम ही आएगा, तो यहां पर ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आप प्लेस कर पाओगे, तो बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको बोलते हैं ए काइरल। ठीक है। अब होता क्या है ना, जैसे हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसी तरह से हमारे सामने क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स अगर कायरल होते हैं ना, कायरल का मतलब था जो सुपर इम्पोज नहीं होते, उनको बोला जाता है एन एंटियोमर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने ना शायद थैलिडोमाइड के बारे में सुना होगा। लास्ट ईयर हमने प्रीलिम बूस्टर के अंदर थ्रीडोमाइड स्ट्रेटजी के बारे में भी डिस्कशन किया था। अब थ्रीडोमाइड क्या है? ये कंपाउंड है। ठीक है। ये जो कंपाउंड होता है ना, अगर ये राइट साइडेड कंपाउंड है या राइट हैंडेड कंपाउंड है और लेफ्ट हैंडेड कंपाउंड है, इसके बेसिस के ऊपर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो राइट हैंडेड है थ्रीडोमाइड, तो इस केस में काम करेगा एज अ सेडेटिव। वेयर एज अगर लेफ्ट हैंडेड की बात करें, तो यहां पर इससे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं, जैसे बच्चों के अंदर बर्थ डिफेक्ट होना। तो मेरे कहने का पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है, जैसे मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स
क्या होते हैं, उनके लेफ्ट साइड होती है, उसी तरह से उनकी राइट साइड भी क्रिएट करी जा सकती है, या फिर वाइस वर्सा। मतलब कोई भी कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल, कोई हमारे अमीनो एसिड्स हैं, उनको हम जो भी उनकी साइड है, उनका उल्टा साइड भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो लेफ्ट हैंडेड से राइट बना सकते हैं, और राइट है तो लेफ्ट बनाया जा सकता है। इस तरह से चीजें करी जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा डीएनए है, डीएनए हमारा राइट हैंडेड है, तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि डीएनए की भी लेफ्ट हैंडेड हम चीजें करें। अब जब इस तरह से उसकी चीजें क्रिएट करी जाती है ना, मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की, उसके साथ साथ क्या होता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह से वो बिहेव करेंगे, वो प्रॉपर्टीज भी पूरी तरह से चेंज हो सकती हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया को आप यूज कर सकते हो डिकम्पोजिशन के लिए, फर्मेंटेशन के लिए। पर लेट से, अगर मान लो आपने इसका मिरर इमेज बना दिया, मतलब मिरर माइक्रोब इसका बना दिया, तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है वो केमिकल रिएक्शन को ज्यादा तेज कर दे। तो इस तरह से ना साइंटिस्ट इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हम मिरर माइक्रोब्स बना के क्या क्या नई नई एप्लीकेशंस ला सकते हैं, इस चीज के ऊपर अभी फोकस चल रहा है। तो आई होप आपको मिरर माइक्रोब का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई। पर दिक्कत पता क्या आ रही है, बहुत सारे साइंटिस्ट ना इस चीज को बहुत हैवी लेवल पे अपोज कर रहे हैं कि हमें इस चीज में रिसर्च नहीं करनी चाहिए, ये जो चीजें हो रही हैं दीज आर रॉन्ग। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट को डर ये है कि इससे फायदे तो होंगे, इससे एप्लीकेशंस होंगी, पर इसके जो नुकसान है शायद वो कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कुछ ऐसे हमने मिरर बैक्टीरियाज बना लिए फ्यूचर के अंदर, अगर हमने इस तरह से मिरर बैक्टीरियाज बना लिए, तो काफी सारे साइंटिस्ट को डर ये है कि इससे ना बहुत बड़े लेवल के ऊपर इन्फेक्शंस आएंगी, एंड ये जो इन्फेक्शंस होंगी ये बहुत ही डेडली, बहुत ही लीथल, बहुत ही डेंजरस हो सकती है हमारे ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। हो सकता है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इनको टैकल ही ना कर पाए, ये जो आपके मिरर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो नेगेटिव्स है ना, दे आर मच हायर एज कंपेयर टू द पॉजिटिव्स, जो कि हमें यहाँ पे मिलेंगे। हम लोग जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं ना, तो इन पर्टिकुलर चीजों के लिए भी इनके जो मिरर माइक्रोब्स बने, उनके लिए फिर हमें मिरर एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स भी बनानी पड़ेंगी, जो कि पता नहीं कितनी इफेक्टिव होंगी या कितने साल लग जाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का अपोजिशन है टू दिस मिरर माइक्रोब्स। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट था मिरर माइक्रोब्स का, ये बात आपको समझ आ गया होगा। तो अगर मिरर बैक्टीरिया की बात करें तो दिस आर सिंथेटिक बैक्टीरिया, जिनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, मिरर इमेज होता है उनके नेचुरल काउंटर पार्ट्स का। ये मीनिंग और क्या इनका मीनिंग होता है, बाकी कायरल तो मैंने आपको बता ही दिया, ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह के अंदर, एंड बाकी चीजें भी आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज आर्कटिक टुंड्रा फॉर कार्बन सिंक टू कार्बन सोर्स। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो, आप लोग ना बायोम्स पढ़ते हो, अपने ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, अपने एनवायरमेंट वाले टॉपिक में भी आप अलग अलग बायोम्स को पढ़ते हो, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट टुंड्रा देखने को मिल जाएगा। ये ऊपर वाली साइड देखो, ये जो रेड के अंदर है, ये आपको टुंड्रा देखने को मिल जाएगा। उसके जस्ट नीचे अगर आप नोटिस करोगे, तो जस्ट नीचे आपको जो टाइगा है या फिर आपकी जो बोरियल फॉरेस्ट है वो देखने को मिल जाते हैं। पर ऊपर वाली साइड क्या है, ऊपर वाली साइड आपको यहाँ पे टुंड्रा बायोम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये टुंड्रा कहाँ पे आया, आपका नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आया। एंड आप नोटिस कर पाओगे नॉर्थ अमेरिका में भी है, ये यूरोप वाली साइड भी है, एंड आपका एशिया के अंदर भी आपको ये टुंड्रा बायोम आपको देखने को मिल जाएगा। और नोटिस करो, क्योंकि ये इक्वेटर से बहुत ही दूर है, बल्कि बल्कि मैं तो बोलूंगा पोल्स की तरफ है, तो डेफिनेटली बहुत ही ठंडा होता है, और एक तरह से डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट की तरह आपको ये बायोम देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। अगर आप इसके टेम्परेचर की बात करो ना यहाँ पे, तो यहाँ पर विंटर का टेम्परेचर पता कितना होता है? विंटर का टेम्परेचर होता है -34 डिग्री सेंटीग्रेड, और समर टेम्परेचर 3 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये कोल्डेस्ट बायोम है अर्थ के ऊपर। और जो ग्रोइंग सीजन है बहुत ही छोटा होता है, सिर्फ 50 से 60 दिनों का। बहुत कम बारिश होती है यहाँ पे, 15 से 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो सॉइल है ना वो परमाफ्रॉस्ट है। परमाफ्रॉस्ट का मैंने आपको मीनिंग बताया था थोड़े दिन पहले ही, कि ऐसी जो जमीन जो कम से कम 2 साल लगातार, मिनिमम 2 इयर्स आपका जो फ्रोजन रहती है, उसको हम यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। एंड यहाँ पर छोटी मोटी वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो मॉसेस, लाइकन्स, हर्ब्स, ड्वार्फ श्रब्स, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके फौना में भी आप नोटिस कर पाओगे, आपके वॉल्व्स हो गया, लेमिंग्स हो गया, आर्कटिक हेयर्स हो गया, स्क्विरल्स, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ना सिंक और सोर्स के बारे में समझते होंगे। सिंक का मतलब क्या होता है कि उसने अपने अंदर चीजें स्टोर करके रखी हुई हैं। मतलब जैसे कार्बन सिंक का मतलब क्या है, उसके अंदर कार्बन का स्टोरेज है। पर सोर्स मतलब वहां से कार्बन एमिट हो रहा है कि नहीं? अब दिक्कत पता क्या आ गई है,
पहले तो आर्कटिक टुंड्रा जो है वो कार्बन सिंक की तरह वर्क कर रहा था, अब वो कार्बन सोर्स बन रहा है। आप पूछोगे ऐसे कैसे? देखो एक्चुअल में क्या है ना, आप नोटिस करते हो कि नॉर्मली क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं, बिल्कुल। तो प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है जब भी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, तो पूरा प्रोसेस आप जानते होंगे। पर जब इन प्लांट्स की या एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होता है, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये इनको डिकम्पोज करते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर को। जब डिकम्पोजिशन होगा उससे कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन साइकिल, है कि नहीं? अब आप एक बात नोटिस करते हो, डिकम्पोजिशन कब ज्यादा स्पीड से होता है? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है कि नहीं? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा उस समय डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। पर जब मैं बात करता हूँ आर्कटिक की, यहाँ तो कोल्ड टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर कम है, तो यानी कि बहुत ही स्लोली यहाँ पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा। तो यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहाँ रहेगी? वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर रहेगी, वो वापस एनवायरमेंट के अंदर आई ही नहीं। पर पिछले कुछ सालों में क्या हुआ? पिछले कुछ सालों में बहुत सारी वाइल्ड फायर्स हुई, पिछले कुछ सालों में हो रहा है क्लाइमेट चेंज, पिछले कुछ सालों में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा, वो स्लो नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा। एंड वो बढ़ेगा, कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रिलीज बैक होने लग जाएगा। अभी तक नहीं होता था, पर अब जब टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो रिलीज बैक होने लग जाएगा। तो जो कार्बन सिंक था वो धीरे धीरे करके किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? वो सोर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा बताया जा रहा है आर्कटिक सॉइल के अंदर नियरली 1.6 ट्रिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्बन है, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट का डबल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे जैसे टेम्परेचर इसका भी बढ़ रहा है, सब जगह बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंगली डिकम्पोजिशन प्रोसेस तेज होगा एंड उससे कहीं ना कहीं ये सोर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा यहाँ पर कुछ रिसर्च के अंदर यहाँ पे पाया गया है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो अंडरस्टैंड करिए बायो बैंक क्या होता है। देखो बायो जब भी बात होगी ना तो आप जानते हो लाइफ की बात होगी, एंड बैंक ऐसी जगह होती है जहां पर आप कोई चीज स्टोर करते हो। तो बायो बैंक एक ऐसी जगह हुई जहां पर आप अपने बायोलॉजिकल सैंपल स्टोर करते हो। इसमें ब्लड हो सकता है, यूरिन, टिश्यू, सेलाइवा, इस तरह के अलग अलग बायोलॉजिकल सैंपल स्टोर किए जाते हैं। नॉर्मली ह्यूमंस के होते हैं, ताकि ना इसको रिसर्च के अंदर इस्तेमाल किया जा पाए। जैसे आप लोगों ने ना प्रिसीजन मेडिसिन का सुना होगा, है ना, या पर्सनलाइज मेडिसिन का सुना होगा। उसके लिए हमारे पास ना बहुत सारा रिसर्च के लिए डेटा होना चाहिए। तो अगर हमारे पास बायोलॉजिकल सैंपल्स होंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। फिर इन सैंपल्स को हम अलग अलग जगह के ऊपर, अलग अलग लैब्स के अंदर या रिसर्च के अंदर जहाँ पर इस्तेमाल करना है वहां पर हम इनको भेज पाएंगे। तो इससे हमारी रिसर्च जिनोमिक्स के अंदर, पर्सनलाइज मेडिसिन के अंदर ये काफी तेजी से हो पाएगी। इससे आप नोटिस कर पाओगे हम ना डिजीज बायोमार्कर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप लोगों ने शायद ना बायोमार्कर सुना होगा। बायोमार्कर को हम बायो आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका बीपी है। ये बीपी क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक बायोमार्कर है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ अब नॉर्मल कंडीशन हो सकती है। मान लो किसी का बीपी बढ़ गया या अचानक से बहुत कम हो गया, है ना। बॉडी टेम्परेचर आपका एक हो सकता है, आपकी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो भी एक आपका बायोमार्कर होता है, क्योंकि वो किसी चीज को इंडिकेट करता है, कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी को इंडिकेट कर सकता है अगर उसकी मात्रा में कमी देखने को या फिर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से बायोमार्कर्स के अंदर हमें बायोबैंक्स हमें हेल्प कर पाएंगे उनको आइडेंटिफाई करने के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें पर्सनल ट्रीटमेंट्स के लिए, रिसोर्सेज यहाँ पे हमारे लिए प्रोवाइड हो जाते हैं। एंड इवन रिसर्च वगैरह के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद करते हैं आपके जो बायो बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो भारत के अंदर अगर हम बात करें तो आपको 19 रजिस्टर्ड बायो बैंक्स देखने को मिल जाएंगे। राइट, यहाँ पर अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें सरकार की तरफ से अलग अलग इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट हो गया। राइट, इसके माध्यम से हम जो रेयर जेनेटिक डिजीज हैं उनके ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पर कैसे बेटर तरीके से हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं खासकर जो हार्ट वाली डिजीज है उनको, तो फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट उसको डील करता है। उसके अलावा पीडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, जो आपकी रेयर डिजीज वगैरह होती है ना, जो कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों को अफेक्ट करती है, उसके लिए हम चीजों को आइडेंटिफाई करें। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अभी क्या हुआ है, अभी भारत ने अपना पहला डायबिटीज के स्पेसिफिक बायो बैंक यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। कहाँ पे? चेन्नई के अंदर। चेन्नई के अंदर ये जो आपका पहला डायबिटीज स्पेसिफिक बायो बैंक एस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पर ये आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और आपका जो मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन था, इनके बीच में आपको कोलैबोरेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम आईसीएमआर की बात करते हैं ना, तो दरअसल में आईसीएमआर को 1911 में एस्टेब्लिश किया गया था। उस समय इसका नाम क्या था? आईआरएफए, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। और ये काम करता है क्या? मेडिकल रिसर्च को कोऑर्डिनेट करना, उसको प्रमोट करना। 1919 के अंदर इसका नाम ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च काउंसिल
मतलब इसने यहाँ पे रिसर्च, ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने इसका नाम चेंज करके इंडियन रिसर्च फंड यहाँ पे रख दिया था। फिर बाद में जाके इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में इसका नाम आईसीएमआर यहाँ पे रखा गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आईसीएमआर एक ऑटोनमस बॉडी है, बट इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आईसीएमआर ने देखो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैसे फॉर एग्जांपल देश से स्मॉल पॉक्स हो गया, गिनी वार्म हो गया, इनको एरेडिकेट करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आईसीएमआर का रहा है। बाकी इसके अलावा प्रमोशन इंक्रीज करना, मतलब रिसर्च को इंक्रीज करना, हेल्थ पॉलिसी डेवलप करना, डिजीज सर्वेलेंस एंड कंट्रोलिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन करना, ये सारे आईसीएमआर के काम रहते हैं। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलते हैं एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, हेंडरसन डॉक्ट्रिन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट है ना, अभी एक रीसेंट केस के अंदर इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हेंडरसन डॉक्ट्रिन। मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से एक पर्टिकुलर पर्सन था, मान लो उसको अपनी पोस्ट से डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। इस बंदे ने इसको डिसमिस कर दिया अपनी पोस्ट से, कोई भी सरकारी ऑफिसर हो सकता है लेट्स से। तो मान लो इसने रिट पिटिशन लगाई और फिर कोर्ट के अंदर मुद्दा चला। तो कोर्ट के अंदर लेट्स से ये रिट पिटिशन थी और रिट पिटिशन इसकी खारिज होगी कि नहीं भाई आपको डिसमिस किया वो ठीक है, आपको डिसमिस किया जा सकता है। बाद में आगे जाके हो सकता है कि आगे जाके ये फिर से केस करे और बोलेगा कि जिस बंदे ने मुझे इस तरह से डिसमिस किया ना, उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है मुझे डिसमिस करने की। तो यहां पर ना ये मुद्दा फिर से कोर्ट में जाएगा क्या? द आंसर इज नो, नहीं जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास हेंडरसन डॉक्ट्रिन हो सकता है। हेंडरसन डॉक्ट्रिन का मतलब पता क्या है कि अगर मान लो कोई केस था, तो केस के रिगार्डिंग जितने भी आर्गुमेंट्स थे, ठीक है, जितने भी आर्गुमेंट्स थे, जितने भी अलग अलग केसेस थे उसके रिगार्डिंग, वो पहली प्रोसीडिंग के अंदर अगर प्रेजेंट हो सकते थे तो दोबारा उस मुद्दे को मत लेकर आओ। समझ रहे हो आप इस बात को? ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने एक केस किया, फिर उसके कुछ एक बातें आपने उस समय बता दी, फिर आपने आगे जाके थोड़ा सा एक अलग, मतलब सेम पार्टी के साथ ही आपने कुछ नए तथ्य नहीं बोलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा वाली चीजें बता के आपने ले आए उसको मुद्दे के अंदर। जैसे अगर आपने पहले केस किया था तो पहले ही आप बताते कि एक तो चलो ठीक है इसने मुझे डिसमिस किया वो गलत है, दूसरा इसके पास अथॉरिटी नहीं थी। ये मुद्दा तो पहले ही अर्लियर प्रोसीडिंग के अंदर भी डिस्कस हो सकता था, आप दोबारा क्यों इसको लेकर आ रहे हो? इसको बोला जाता है आपका क्या? हेंडरसन डॉक्ट्रिन। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि बार बार सेम मुद्दा ना आए, आपका जो जो आपका जुडिशियल चीजें थी उनको यहाँ पे फाइनल माना जाए। तो ये ना एक तरह से री लिटिगेशन के ऊपर यहाँ पर एक स्टॉप लगाता है कि सेम मुद्दे को आप बार बार लेके आ रहे हो तो री लिटिगेशन के ऊपर एक रोक लग जाएगी। तो अभी रिसेंटली एक मुद्दा हुआ था, सेलिर एलएलपी वर्सेस स्मृति प्रसाद बाफना एंड अदर, इसमें भी यही सेम चीज हुई। यहाँ पर पहले तो इन्होंने क्या कहा, पहले तो जो कोर्ट के अंदर मुद्दा गया था तो कोर्ट के अंदर मुद्दे ने यहाँ पे ये बोल दिया कि जो पहली पार्टी है उसने दूसरी पार्टी को जो भी आपका ऑक्शन का जो भी पैसा वगैरह होगा वो देना पड़ेगा, है ना। वो सारी चीजें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई थी। फिर बाद में जाके इन्होंने जो पार्टी हार की केस, उसने वापस से जाके केस कर दिया। उन्होंने वापस से जाके केस पता क्या बोला कि ये जो पूरा का पूरा ऑक्शन हुआ यही गलत हुआ था, ये ऑक्शन ही इलीगल है, तो आप ये मुझे ये वापस करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला भाई दिस इज अ केस ऑफ री लिटिगेशन। आपको अगर पहले पता था सारी चीजें तो बार बार सेम प्रोसीडिंग्स क्यों करवाने की कोशिश कर रहे हो? हेंडरसन डॉक्ट्रिन है वो यही बोलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज, कोई पर्टिकुलर सेम सब्जेक्ट मैटर पहले ही एड्रेस हो सकता था तो उसको वहीं करना था। ये बार बार आप री लिटिगेशन करके कोर्ट का वक्त खराब कर रहे हो और जुडिशरी को एक तरह से पीछे करने की कोशिश कर रहे हो। इनफैक्ट ना आप लोगों ने ये जो हेंडरसन डॉक्ट्रिन है ये दरअसल में और कुछ नहीं, दिस इज सिमिलर टू कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी यही बात बोलता है, ये पार्टीज को एक तरह से रोकता है। अगर मान लो ऑलरेडी आर्गुमेंट्स सुन लिए गए हैं, जो कि ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अर्लियर प्रोसीडिंग में भी हो सकते थे, उनके ऊपर यहाँ पे रीलिटिगेशन के ऊपर रोक लगाने को ही हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बोलते हैं। अगर आप अपना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर देखोगे उसके अंदर सेक्शन 11 के अंदर आपको ये जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो हेंडरसन डॉक्ट्रिन है ये दरअसल में हेंडरसन वर्सेस हेंडरसन 1843 का एक बहुत फेमस केस है, वहां से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसके हिसाब से क्या है, ऑल द इश्यूज दैट अराइज इन अ लिटिगेशन आउट ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी एड्रेस इन अ सिंगल सूट। ठीक है, तो री लिटिगेशन के ऊपर एक तरह से बार लगाता है, एक रोक लगाई जाती है इसके माध्यम से। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। और हमारा जो अब्यूज ऑफ प्रोसेस है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। देखो अगर हम बात करें ना, आप नोटिस करो अब्यूज ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या है कि बार बार मुद्दे को लाए जा रहे हो और एक तरह से जो प्रोसेस होता है ना जुडिशियल प्रोसेस, वही एक तरह की पनिशमेंट बन जाता है। ठीक है, तो लिटिगेशन गुड फेथ में होना चाहिए।
पार्टीज ये प्रोसीजरल टैक्टिक्स के अंदर ना घुसे कि अपने एक तरह से चीजों को, लिटिगेशन को लंबा खींचते रहें, वो एक गलत हो जाता है। तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हेंडरसन प्रिंसिपल या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगले टॉपिक पे चलते हैं, इट इज बोवाइन H5N1 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो एक स्टडी के द्वारा ना कुछ बातें यहाँ पे सामने निकल कर आई हैं, जिन्होंने ये बताया है कि जो 2024 का बोवाइन स्ट्रेन है H5N1 का, जो माइस के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, राइट, वो अलग अलग और डिफरेंट टिश्यूज को भी यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है, ऐसा यहाँ पे रिसेंट स्टडी के अंदर पाया गया। थोड़ा सा हम इस वजह से हम H5N1 यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में थोड़ा जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, जिसको हम बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो बर्ड्स के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉज करता है। देखो ये ह्यूमंस के अंदर भी फैल सकता है, हालांकि थोड़ा कम फैलता है, पर ह्यूमंस के अंदर भी ये फैल सकता है, इसमें कोई डाउट की बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ज्यादातर उन लोगों के अंदर फैलता है जो कहीं ना कहीं फार्म या पोल्ट्री वर्कर्स होते हैं, वो ज्यादा हाई रिस्क के ऊपर होते हैं कि उनके अंदर यहाँ पे ये चीज फैले। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे जो पहला केस था ह्यूमन इन्फेक्शन का आपका, जो हमें देखने को मिलता है विद रिगार्ड्स टू आपका एवियन इन्फ्लुएंजा, वो 1997 के अंदर देखने को मिला था जब पोल्ट्री आउटब्रेक हुआ था हांगकांग के अंदर। इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो माइल्ड इलनेस हो सकती है, आईज में रेडनेस हो सकती है जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, या फिर इस तरह के और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड कई केसेस के अंदर जहाँ पे चीजें सवेयर हो जाती हैं, वहां पर हॉस्पिटलाइजेशन एंड कई लोगों में डेथ की भी केसेस हमें देखने को मिले हैं पास्ट के अंदर। कुछ देखो यहाँ पे मेडिसिन हैं डेफिनेटली इसको ट्रीटमेंट देने के लिए, कुछ वैक्सीन भी हैं, उनको डेवलप तो किया गया है पर बहुत रेडिली अवेलेबल हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती, तो ये थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। हालांकि अगर हम बात करें तो WHO ने इसको प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर नहीं डाला गया है कि पेंडेमिक का इसके अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि लोगों के अंदर थोड़ा ये कम ही फैलता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के बारे में, राइट। अब दोस्तों चल लेते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा विद रिगार्ड्स टू GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 आपका विद रिगार्ड्स टू हिस्ट्री है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आप बताइए इनकी क्या क्रोनोलॉजी जो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका विद रिगार्ड्स टू अलग अलग टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, तो इसको आप ट्राई करके मुझे कमेंट्स में आंसर बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, पहला क्वेश्चन था अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ही लेते हैं अच्छे से। देखो पहली बात तो ये है कि जब भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का बिल होगा, ये हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। ये किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है, आप लोकसभा से भी कर सकते हो इसकी शुरुआत, एंड राज्यसभा से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई मिनिस्टर भी कर सकता है, कोई ऐसा मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है जिसको हम प्राइवेट मेंबर बोलते हैं, वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस इसको कर सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बिल इंट्रोड्यूस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करते समय प्रेसिडेंट की परमिशन लेना यहां पर जरूरी नहीं होता। कैसे पास होता है, आपके स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होता है। एंड ध्यान रखने वाली बात यह है, लोकसभा से अलग पास होगा, ये राज्यसभा से अलग पास होगा। यहां पर कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं देखने को मिलता इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे अगर कुछ फेडरल प्रोविजन को यहाँ पे अमेंड करना है तो उस समय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन लेना यहाँ पे डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब जरा हम इन क्वेश्चंस की तरफ आए। यहाँ पे बात करी गई है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर संविधान को अमेंड करना है उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर अगर मान लो बिल लाया जाता है और प्रेसिडेंट के पास वो जाता है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि उनको अपना असेंट देना ही है। द आंसर इज यस। दरअसल में क्या हुआ था, जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, उसके माध्यम से ऑब्लिगेटरी बना दिया गया था प्रेसिडेंट को असेंट देना। तो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड कह रहा है कि यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है ज्वाइंट सिटिंग का, ये बात भी अपने आप में करेक्ट हो जाएगी। तो 2 एंड 3 ओनली आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसके अलावा एक मैंने आपको और होमवर्क दिया था, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है, बट थोड़ा लॉजिकली करोगे तो थोड़ा हो भी जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि पिछले 3 डिकेड्स के अंदर खरीफ पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ा है जबकि राबी पल्सेस का डिक्रीज हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के दोनों खरीफ का भी और राबी का भी इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो थोड़ा एलिमिनेशन से कर सकते थे इसको। दूसरा कह रहा है कि ग्रीन ग्राम जो अकेला है वो नियरली 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। देखो 50% थोड़ा नंबर ज्यादा ही है, तो थोड़ा सा ना इसके एग्जैक्ट नंबर मुझे पता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि सब लोग याद रख पाए। जैसे ग्रीन ग्राम आई थिंक मूंग बोलते हैं, तो मूंग का प्रोडक्शन उतना नहीं होता है, वो 10-11% के आसपास है। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा, और ये बोल रहा है लगभग 50%। तो वो नंबर थोड़ा सा आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि क्या वाकई में ग्रीन ग्राम की प्रोडक्शन 50% हो सकती है। अब बिट ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही होना थोड़ा इसके मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हो नहीं सकता ये सही, पर थोड़ा सही होना इसके चांसेस थोड़े कम है।
थोड़ा कई बार छोटे मोटे रिस्क लेने पड़ते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है दैट इज ट्रू, ब्लैक ग्राम को आप दोनों तरह से आप इसको खरीफ एंड राबी क्राफ्ट तरह कल्टिवेट कर सकते हो। तो पहला वन ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरा जो आपको होमवर्क दिया था मैंने, आपको प्लांट और एनिमल सेल के बीच में क्या अंतर होता है इसके रिगार्डिंग पूछा था। देखो पहली बात तो आप लोग ये जानते होंगे कि प्लांट सेल भी और एनिमल सेल दोनों क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, है ना। एंड अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर्स काफी हद तक सिमिलर होते हैं पर कुछ फर्क भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्लांट सेल की सेल वॉल होती है, एनिमल सेल की सेल वॉल नहीं होती, ये बात सही है। पर अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो दोनों यूकैरियोटिक सेल थे ना, तो चाहे अगर हम बात करें उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियस की बात करें, साइटोप्लाज्म की बात करें, राइबोसोम्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, वो होते हैं। तो इसलिए सेकंड ये गलत है, जो कह रहा है ना कि डोंट मेक अप, नहीं, उनमें होता है। थर्ड कह रहा है कि मैच्योर प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल के अंदर कई छोटे वैक्यूल्स हो सकते हैं। तो थर्ड इज करेक्ट। तो 1 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने, इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो होमवर्क दिया था, एक था सीपीटीपी के बारे में, ठीक है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने देखा था, एंड आई थिंक इनकी कंट्री सारी सही मेंशन है यहाँ पे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी टच ग्रास हमने देखा था, हमने डूम स्क्रॉलिंग देखी थी, है ना, तो ये बात भी अपने आप में बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बन जाएगी। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।